नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर, राजेंद्र सर गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ईयू की क्लासें आपके सामने चल रही थी और 35 धाराओं तक हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा था अब ईयू की जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और उसके साथ धाराओं का विस्तार से वर्णन भी किया जाएगा। आज हम 5 धाराएं पढ़ेंगे, 36 से लेकर 40 तक की धाराओं का हम अध्ययन करेंगे। उसी के ठीक बाद में हम 3 से लेकर 50 तक की धाराओं में लगभग 200 प्रश्न बनने वाले हैं। उन 200 प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज लगभग 20 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, कल जैसे ही 20 प्रश्नों पे डेली प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और डेली जो पढ़ने हैं वो पढ़ ही रहे हैं। तो आज हम चलते हैं बिना रुके हुए धारा नंबर 36 पे। पहले हमने 35 धारा पढ़ ली थी और 35 धारा तक के वीडियो जिस विद्यार्थी ने भी नहीं देखा है वो हमारे पूर्व के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने 1 से लेकर 36 धारा 35 धारा तक का अध्ययन कंप्लीट करवा दिया है। आज हम 36वीं धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 36वीं धारा में, और 36वीं धारा के बारे में क्या कह रहा है कि अगर किसी सदस्य को निर्वाचन संबंधी अपराधों में दोषी साबित करके 6 साल तक जो चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। ध्यान रखना, धारा 36 क्या कह रही है कि अगर किसी सदस्य को निर्वाचन संबंधी अपराधों में, कोई निर्वाचन संबंधी अपराध किया और निर्वाचन संबंधी अपराधों में उसे दोषी ठहराते हुए या दोषी करार देते हुए उसे क्या किया गया, 6 वर्ष तक उसे चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। उसी 6 वर्ष की अवधि को राज्य निर्वाचन आयोग, देखो ये क्या कर रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ध्यान देना, इसकी शर्त एक है, लेकिन जो आरोप लगाया था, जो दोषी लगाया गया था, वह दोष धारा 28 के तहत दोषी है तो ही राज्य निर्वाचन आयोग जो है जिस निर्वाचन सदस्य के ऊपर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का दोष ठहराया गया था उसे कम कर सकती है। लेकिन अगर किसी दोषी व्यक्ति पर दोष भ्रष्टाचार का लगा है, किसका लगा है, भ्रष्टाचार का लगा है, तो ध्यान देना ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग उसके चुनाव न लड़ने की अवधि को कम नहीं कर सकता है। यही धारा 36 कह रही है। समझ में आया? धारा 36 क्या कह रही है कि अगर किसी सदस्य को निर्वाचन संबंधी अपराधों में दोषी साबित करके उसे 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने पर रोक लगाई गई है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग उसकी 6 वर्ष की अवधि में से कुछ समय कम कर सकता है। लेकिन उसकी शर्त एक है, जो व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है वो धारा 28 के तहत ठहराया गया है, तो ही राज्य निर्वाचन आयोग उसकी अपराध की सीमा को या उसके चुनाव लड़ने की 6 साल की अवधि को कम कर सकता है। लेकिन अगर किसी निर्वाचन व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराते हुए उसके निर्वाचन में 6 साल की रोक लगाई गई है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग उसके चुनाव न लड़ने की अवधि को कम नहीं कर सकता है। यही बात यहाँ धारा 36 कह रहा है। बोलो, धारा 29 में तो नहीं कर सकता, धारा 28 में कम कर सकता है। धारा 36 में अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। चलो अगली धारा की आवाज चलते हैं। धारा नंबर 37 है। धारा 37 क्या कह रही है कि नगर पालिका सदस्यों की शपथ का प्रावधान है। ये सीधा सा है कि नगर पालिका के सदस्यों का जो प्रावधान होता है वो किस धारा में है, तो नगर पालिका के सदस्यों का प्रावधान धारा नंबर 37 में है। कौन सी धारा में है? धारा नंबर 37 में नगर पालिका के सदस्यों की शपथ का प्रावधान है। अब शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, स्थानीय नगरीय स्वशासन जो होता है, नगरीय स्वशासन के सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती है वो जिला कलेक्टर तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी नामनिर्देशन व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति के द्वारा ही नगरीय स्वशासन के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। ये मैंने आपको बोला। तो देखो, नगर पालिका के सदस्यों के शपथ का प्रावधान धारा 37 में है। जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, अगर नियुक्त व्यक्ति ही उसे क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। यहां तक की बात समझ में आए।
और अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन होने, ध्यान रखना, अगर कोई सदस्य नगर पालिका की जो प्रथम बैठक है, ध्यान देना, धारा 37 ये कह रही है कि नगर पालिका के सदस्यों की शपथ का प्रावधान है। अब बात आता है कौन दिलाता है, वो मैंने सामान्य परिचय में आपको बता भी दिया कि सदस्य कौन, सारी चीज बता रखी है। तो यहाँ देखना, जिला कलेक्टर नगरीय स्वशासन के सदस्यों को शपथ जो दिलाई जाती है वो जिला कलेक्टर तथा उसके द्वारा नामनिर्देशन व्यक्ति या नाम निर्देशित व्यक्ति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। लेकिन अगर कोई नगर पालिका की पहली बैठक चल रही है और उस पहली बैठक से लगातार 30 दिन तक कोई नगर पालिका का सदस्य शपथ ग्रहण नहीं किया है, नगर पालिका की पहली बैठक से लेकर लगातार 30 दिनों के भीतर अगर कोई नगर पालिका सदस्य शपथ ग्रहण नहीं किया है तो उसकी सदस्यता क्या मान ली जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई सदस्य नगर पालिका की प्रथम बैठक से लेकर 30 दिन तक शपथ ना ले, क्या नहीं ले, शपथ ना ले, तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। बोलो यही तो कह रहा है। लेकिन अगर कोई सदस्य उस अवधि में, प्रथम बैठक से लेकर 30 दिन की अवधि में जेल में है तो उसे रियायत दी जाएगी, तो उसे क्या प्रदान की जाएगी, छूट प्रदान की जाएगी। और जो नगर पालिका का सदस्य होता है वह शपथ जो लेता है वह अपने कर्तव्यों की लेता है। किसकी लेता है, अपने कर्तव्यों की शपथ लेता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हमने बात की थी धारा 36 की। धारा 36 तो ये कह रहा है कि अगर किसी सदस्य को निर्वाचन संबंधी अपराधों में दोषी मानकर उसे 6 वर्ष तक उसके निर्वाचन पर रोक लगा दी जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग उस अवधि को कम कर सकता है। लेकिन उसकी शर्त एक है, जो दोषी ठहराया गया है उसे धारा 28 के तहत दोषी ठहराया गया है तो ही राज्य निर्वाचन आयोग उसकी शपथ को कम, उसकी अवधि को कम कर सकता है। अगर धारा 29 बोले तो भ्रष्ट आचरण के तहत उसे दोषी ठहराया गया है तो उसके चुनाव लड़ने की अवधि को कम नहीं कर सकता। इसी के आगे हम बात करते हैं धारा 37 में नगर पालिका के सदस्यों की शपथ का प्रावधान है। अब शपथ कौन दिलाता है कि जो नगरीय स्वशासन के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम जिला कलेक्टर तथा उसके द्वारा नाम निर्देशन व्यक्ति अर्थात उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। और अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका की प्रथम बैठक से लेकर लगातार 30 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मान ली जाती है। फिर बात आती है यह शपथ नहीं ले पाता है, 30 दिन तक शपथ नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। अगली बात आती है, अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे छूट प्रदान की जाएगी। और नगर पालिका का सदस्य जो शपथ लेता है वह अपने कर्तव्यों की शपथ लेता है। बोलो 36 और 37 की धारा में किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और एक चीज़ ये बताइए कि आपके जितने भी साथी हैं, सहयोगी है जो रीट के एग्जाम दिए थे, आज आंसर की आ चुकी है। एक बार आपका आंसर की जो मंत्रालय बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा डाली गई है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने % बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और हम उसके आधार पे आंकलन निकाल सकते हैं कि वास्तव में इसकी हकीकत कट ऑफ क्या रह सकती है। चलो अगली बात करते हैं धारा नंबर 38 की। सदस्यों का त्यागपत्र नगरीय स्वशासन के तीनों ही प्रकार के, भाई सदस्यों का त्यागपत्र जो नगरीय स्वशासन के सदस्य होते हैं जिसमें नगर पालिका भी आती है, नगर परिषद भी आती है और नगर निगम भी आती है, इन तीनों प्रकार के सदस्यों के त्यागपत्र का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 38 में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो चलते हैं आगे। जो नगरीय स्वशासन, नगरीय शासन बोले तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों ही नगरीय स्वशासन की जो कमेटियां होती हैं, समितियां होती है, के तीनों ही प्रकार के सदस्य अपना त्यागपत्र अपने अपने मुखिया जी को देते हैं। नगर पालिका के सदस्य अपने मुखिया बोले तो चेयरमैन को देखते हैं, नगर परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मेयर को देते हैं और नगर परिषद के मेयर को देते हैं और जो नगर निगम के मेयर को देते हैं और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सदस्य अपना इस्तीफा देते हैं। तथा
तीनों ही प्रकार की संस्थाओं के मुखिया है ना, वो अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देते हैं धारा 38 के तहत। लेकिन जो त्यागपत्र देने के बाद अगले 15 दिन के पश्चात त्यागपत्र को स्वीकार करना अनिवार्य माना जाएगा। देखो धारा 38 क्या कह रहा है, नगरीय स्वशासन के सदस्यों के त्यागपत्र की अवधारणा को स्पष्ट करता था, त्यागपत्र देने की बात की गई है धारा 38 में। अब नगरीय स्वशासन के तीनों प्रकार, जैसे नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका, इन तीनों प्रकार की संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं वह अपना त्यागपत्र अपने अपने मुखिया जी को देते हैं। जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसको देंगे, नगर परिषद का अध्यक्ष है उसको देंगे सदस्य, और नगर निगम का अध्यक्ष होगा उसको देंगे। ठीक है कि नहीं है? अगर तीनों ही प्रकार की संस्थाओं के जो मुखिया है ना, मुखिया बोले तो अध्यक्ष, वो अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देते हैं, और जब इस्तीफा दे देते हैं तो उस इस्तीफा के ठीक 15 दिन के भीतर त्यागपत्र को स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। ये धारा नंबर 38 कह रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट करके, मैं रुक जाऊंगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलो भी अगली बात चलते हैं। अब चल रहे हैं हम धारा नंबर 39। देखो आपको दिख रहा होगा धारा 39 क्या कह रही है कि नगर पालिका के सदस्यों को हटाने का प्रावधान, नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनको हटाने का प्रावधान धारा नंबर 39 में है। कौन सी धारा में है भाई? नगर पालिका के सदस्यों को हटाने का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा नंबर 39 में है। सदस्यों को निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है, ये सारे के सारे आधार हैं, उन आधारों पर नगर पालिका के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस आधार पर नगर पालिका के सदस्य को हटाया जा सकता है, या निम्न में से किस आधार पर नगर पालिका के सदस्य को नहीं हटाया जा सकता, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो क्या कहता है, अगर सदस्य 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है बिना सूचना के, कि अगर कोई नगर पालिका का सदस्य 3 से अधिक बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो वह व्यक्ति हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति प्रारंभिक 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है लेकिन वह जेल में है तो उसे इस चीज में रियायत दी जाएगी, उसको अपने पद से नहीं हटाया जाएगा। बोलो एक बात समझ में आई कि नहीं? कि अगर कोई सदस्य 3 या 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है बिना सूचना के तो उसे नगरपालिका सदस्य के रूप से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे रियायत प्रदान की जाएगी। बोलो एक बात समझ में आई कि नहीं हटाने के प्रावधान की? दूसरी बात देखो, अगर कोई सदस्य 30 दिन के भीतर शपथ ना ले, अगर नगरपालिका की पहली बैठक से लेकर लगातार 30 दिनों के भीतर कोई सदस्य शपथ ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसकी सदस्यता भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो जेल में है तो उसे छूट प्रदान की जा सकती है। 2 बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक तो ही लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे, दूसरे ही नगरपालिका की प्रथम बैठक से 30 दिन तक शपथ ग्रहण ना करे तो भी उसे हटाया जा सकता है। तीसरी बात करते हैं, अगर कोई सदस्य धारा 14, ध्यान देना प्रश्न के ऊपर, धारा 14 और धारा 24 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, धारा 14 तथा धारा 24 के तहत अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया हो, तथा ध्यान देना, तथा धारा 21 के तहत, दिख रहा होगा तुम लोगों को, धारा 21 के तहत कोई सदस्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो उसने अपनी शपथ की थी उन शपथ के प्रावधानों को पूरा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को भी हटाया जा सकता है। नगरपालिका के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किस धारा में है? धारा नंबर 39 में है। और नगरपालिका के सदस्यों को धारा 39 के तहत जो हटाया जाता है, ऐसा प्रावधान अन्य किस धाराओं में हटाने का? 14 और 24 में जो अपराध करता है उसमें। चौथी बात, अगर कोई सदस्य जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, जानबूझकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उनकी उपेक्षा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी धारा 39 के तहत पद से हटाया जा सकता है। अगली बात देखो, अगर कोई सदस्य कर्तव्य पालन में असमर्थ हो, कि शपथ तो ले लिया, निर्वाचन भी हो गया और अपने कर्तव्य करने में समर्थ ही नहीं है, हर बात में असमर्थ हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है, असमर्थ हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली चीज तो बताया कि लगातार 3 या 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रह जाए, या नगर पालिका की प्रथम बैठक से लेकर 30 दिन तक कोई शपथ ग्रहण नहीं करे,
तीसरी चीज बताया कि अगर कोई धारा 14 और धारा 24 के तहत कोई आपराधिक घोषित हो जाता है तो उसे भी हटाया जा सकता है, और धारा 21 के तहत अपनी इच्छाओं का पालन नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, तो भी उसे हटाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो भी धारा 39 के तहत उसे हटाया जा सकता है। चलो अगली बात देखो, अगर कोई सदस्य अपने कर्तव्य का पालन अवाचार का दोषी पाया जाता है, कर्तव्य पालन में अवाचार का दोषी पाया जाता है तो भी उसे क्या कर सकते हैं, अवाचार का दोषी पाया जाता है तो भी उसे हम हटा सकते हैं। अवाचार मैंने स्पष्ट करवा दिया था आपको। अगर कोई सदस्य निकृष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, निकृष्ट बोले तो नालायक नीच आदमी बन जाता है, अर्थात नीचता दिखा देता है, निकृष्ट आदमी बन जाता है, अर्थात निकृष्ट आचरण कर लेने जाता है नगरपालिका के अंदर, तो उस व्यक्ति को भी पद से हटाया जा सकता है। चलो 8वीं देखते हैं, अगर किसी सदस्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है तो ऐसी परिस्थिति में उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ये सारी बातें किसमें हुई, धारा 39 में सदस्यों को पद से हटाने के लिए। चलो अगली बात देखते हैं। देखो भाई, इन आधारों पर जो आधार हमने पढ़ा कि 3 या 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रही, नगरपालिका की प्रथम बैठक से लेकर 30 दिन तक अनुपस्थित रही, अपनी कर्तव्य पालन की उपेक्षा करे और कर्तव्य पालन करने में असमर्थ रहे, धारा 14 और धारा 24 के तहत उन्हें अपराधी घोषित किया गया हो, और धारा 21 के तहत वह पालन करने में समर्थ नहीं हो, अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ नहीं हो, इन सभी परिस्थितियों के आधार पर, इन आधारों पर उसे नगरपालिका के सदस्यों को हटा सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि इन आधारों पर, जो हमने 8 आधार पढ़े, इन आधारों पर सदस्यों को राज्य की सरकार के द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी आधार आ जाता है तो हटा कौन सकता है, अयोग्य घोषित कौन करता है, राज्य की सरकार। ध्यान देना, यह प्रश्न आ सकता है। धारा 39 के तहत अगर किसी व्यक्ति पे अपराध साबित हो जाता है तो उसे पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, राज्य की सरकार के पास है। किसके पास है, राज्य की सरकार के। किस आधार पर हटा सकता है, आधार मैंने आपको बता दिया, घोषित किया गया, लेकिन इन पर लगे आरोपियों की जांच सेवानिवृत्त अधिकारी से करवाई जाएगी। अगर जो आधार आप बता रहे हो ना, किसी व्यक्ति को हटाने का जो आधार बता रहे हो कि हम इस व्यक्ति को इस अपराध के कारण हटा रहे हैं, इस आधार के कारण हटा रहे हैं, तो उस आधार की जो राज्य सरकार होती है वह किसी सेवानिवृत्त या कोई वर्तमान अधिकारी के साथ, लेकिन वर्तमान नहीं आएगा इसमें, सेवानिवृत्त अधिकारी ही पूछेगा, सेवानिवृत्त अधिकारी से क्या करवाएगी, जांच करवाएगी। जांच के दौरान सदस्य अपना पक्ष दे सकता है, और जांच जब हो सकती है उस समय सदस्य अपना पक्ष पेश कर सकता है। ध्यान देना इसको। और राज्य सरकार सदस्यों को शिकायत मिलने पर या स्वप्रेरणा से भी अयोग्य घोषित कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार को जरूर नहीं जांच करे, अगर शिकायत मिल जा सकती है तो स्वप्रेरणा से भी उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर सकती है। अगर इन आधारों में से कोई भी आधार किसी सदस्य पे साबित होता है तो राज्य सरकार स्वप्रेरणा से निर्णय लेकर उसे हटा सकती है, या किसी उच्च अधिकारी, प्रशासनिक या सेवानिवृत्त अधिकारी से जांच करवा कर भी उसे हटा सकती है। लेकिन जब उसकी जांच चलती है तो उसे भी अपना पक्ष रखने की अनुमति है, और जांच के दौरान ये नहीं है कि उसे निलंबित कर सकते, कोई जरूरी नहीं निलंबित करना, उसके अपने कार्य को कर भी सकते हैं, या राज्य सरकार उसे निलंबित भी कर सकती है। आगे देखो, जांच के दौरान सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। मैंने अभी बोला ना कि अगर उस सदस्य के ऊपर अपराध की कोई जांच चल रही है तो अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा और अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। आगे देखो, राज्य सरकार सदस्यों पे लगे आरोपों की जांच। अब राज्य सरकार जिस सदस्य के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच जिला न्यायाधीश या उसी रैंक के, या तो जिला न्यायाधीश से या उसी रैंक के किसी अधिकारी से करवाएगी। अगर किसी नगरपालिका के सदस्य पर कोई आरोप लगाता है या लगा हुआ है तो राज्य सरकार उसके आरोपों की जो जांच होती है वो जिलाधिकारी से, जिला न्यायाधीश से करवाएगी, या फिर उसी रैंक के किसी अधिकारी से करवाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। जिला न्यायाधीश के द्वारा संबंधित सदस्यों को सुनने के बाद निर्णय करके राज्य सरकार को भेजेगी, और जिला न्यायाधीश जो होता है या जिला न्यायाधीश के द्वारा संबंधित सदस्यों को सुनने के बाद निर्णय करके राज्य सरकार को भेजती है कि हाँ, इसके ऊपर जो आरोप लगा है, जो आधार, जिस आधार पे आप हटाना चाह रहे हो, आधार सही है या गलत है या कमी है, कुछ भी है, जो रिपोर्ट भेजती है उस आधार पर राज्य सरकार उसकी पुनः जांच के आदेश भी दे सकती है कि भाई दोबारा जांच करो, इसकी जो आप आधार लगाए वो गलत आधार आया, मेरे को रिपोर्ट मिली है तो आधार गलत है तो इसको समाप्त करो। उसका अंतिम निर्णय मान्य होगा, और जो राज्य सरकार निर्णय लेती है वह निर्णय मान्य होगा। कौन सी धारा कह रही है? धारा 39 कह रही है।
निर्णय मान्य हो सकता है। जांच के दौरान राज्य सरकार किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि जांच के दौरान सदस्य को निलंबित नहीं कर सकती है, उसके ऊपर गंभीर आरोप है तो राज्य सरकार उसे निलंबित भी कर सकती है, ध्यान रखना। और वो अपना कर्तव्य का पालन भी कर सकता है, वो अपना पक्ष भी रख सकता है, सारी बातें दे रखा है यहाँ पर, कोई कमी नहीं छोड़ रखा है। और राज्य सरकार अपने अंतिम आदेश को राजपत्र में, जब राज्य सरकार अपने अंतिम आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करवा देती है कि हाँ इस व्यक्ति पे यह आधार साबित होता है और इसे हटाया जाता है, या इस व्यक्ति पे आधार जो आरोप लगाया गया वो साबित नहीं होता है, इसे नगरपालिका के सदस्य के रूप में नहीं हटाया जाता है, ऐसी घोषणा किसके माध्यम से करेगी? राजपत्र, बोले तो गजट के माध्यम से करेगी। और उस गजट के माध्यम से पेश करने के बाद उसने जो फैसला लिया है उसकी आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उसने ये कह दिया कि इसके ऊपर आधार गलत है या कह दिया इसके ऊपर आधार सही है, तो उस फैसले को, राज्य सरकार के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते न्यायालय के अंदर। ये कौन सी धारा कह रही है? धारा नंबर 39। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? धारा 39 को अगर आप देखना चाहते हो तो वापस देख सकते हो। इसमें सदस्यों के हटाने का प्रावधान है, और जो निम्न आधार होते हैं, एक तो होता है 3 या उससे अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी हटा सकते हैं, और अगर कोई सदस्य नगर पालिका की पहली बैठक से लेकर लगातार 30 दिनों तक कोई शपथ ग्रहण नहीं करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अगर कोई सदस्य धारा 14 और धारा 24 के तहत अयोग्य घोषित होता है तो भी उससे पद से हटाया जा सकता है, या धारा 21 के तहत अपनी इच्छाओं का पालन नहीं कर पा रहा है तो भी उससे पद से हटाया जा सकता है। जानबूझकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, अपने कर्तव्यों का वाचार संबंधी दोषी पाया जाता है, कोई निकृष्ट आचरण कर रहा है, या सदस्यों का कोई सदस्य अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इन आधारों पर जो राज्य सरकार होती है वह अयोग्य किए गए व्यक्ति को इन पर लगे आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी से जांच करवा सकती है, जिला न्यायाधीश से जांच करवा सकती है, उसके संबंधित रैंक से जांच करवा सकती है, और उसकी जो फैसला आता है उसको वह मान भी सकती है, स्वयं से पहले भी हटा सकती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलो अगली धारा पढ़ते हैं, धारा नंबर 40। देखो धारा 40 क्या कह रही है, समझना आराम से। कोई भी सदस्य अपने पद पे रहते हुए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, कि अगर कोई भी सदस्य अपने पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार करता है तो वह अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, या अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी उसके भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाएगी। अगर पुनः सदस्य निर्वाचित होता है तो भी क्या होगी? जांच होगी। ध्यान रखना, अगर कोई सदस्य पद पे रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके भ्रष्टाचार की जांच हो सकती है, या कोई सदस्य भ्रष्टाचार करके उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, वो कहता है कि अब तो मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, मेरे पे जांच नहीं हो सकती, नहीं, उसके कार्यकाल समाप्ति के बाद भी उसके ऊपर जांच हो सकती है। अगर उसका पुनः निर्वाचन भी हो गया तो, और बाद में पता लगता है कि इसमें गत साल भ्रष्टाचार किया था, तो भी उसके ऊपर जांच की जा सकती है। ये किस धारा के लिखा हुआ है? धारा 40 के अंदर लिखा हुआ है। आज हमने लगभग 5 धाराएं पढ़ी। अगर इस वीडियो ज़्यादा आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के बाद में अगर आपका मेरे को समर्थन अच्छा मिलता है तो विश्वास रखो, मैं पूरे की पूरी धाराएं आपको वैसे भी पढ़ा सकता हूं, और आपका जो एमसीक्यू तो आपका जो चलता रहेगा वो चलता ही रहेगा, और ये भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपका समर्थन जरूरी है। धन्यवाद।